अलंकार, दो अलंकार और शेष रह गए हैं आपके कोर्स के, जिनमें उदाहरण है और एक दूसरा है विरोधाभास। ये उदाहरण अलंकार का ही नाम है। इसके बारे में परिभाषा समझ लो। जहाँ सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इस परिभाषा में आप देखेंगे कि एक बात तो सामान्य होती है और उस सामान्य बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कोई ना कोई विशेष बात कही जाएगी। या तो कोई विशेष बात कही जाएगी या उसको समझाने के लिए, ऊपर वाली बात को समझाने के लिए एक ऐसा उदाहरण दिया जाएगा जो संसार में प्रसिद्ध हो, अर्थात उस उदाहरण के बारे में बच्चा बच्चा जानता हो। जब आपको ऐसा भी कोई काव्य पंक्ति में मिले जहाँ पहली लाइन सामान्य हो और उसी को समझाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए कोई या तो कोई विशेष बात बताई जा रही हो या फिर जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जा रहा हो, वहाँ पर हमारा उदाहरण अलंकार होता है। अगले वीडियो में एक बच्चे ने पूछा था कि सर काव्य क्या होता है? काव्य, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं ना काव्य में जहाँ, काव्य में जहाँ। तो काव्य के बारे में समझ लो आप। ये काव्य शब्द कवि प्लस यह से मिलके बना है। अब कवि के बारे में आप जानते हो, कवि होता कविता करने वाला। जो कविता करता है वो कवि होता है, और जो कविता का जो निर्माण करता है, जो लिखी हुई जो पंक्तियाँ होती हैं, वो हमारी काव्य कहलाती हैं। इस काव्य का एक दूसरा नाम और है हमारा पद्य। पद्य कह लो, चाहे काव्य कह लो, चाहे कविता कह लो, एक इनका एक ही मतलब है। क्योंकि जब हम गद्य पढ़ते हैं, गद्य, तो वो रोचक नहीं लगता है हमें, और वही गद्य में लिखी गई बात अगर कोई कविता में कोई कवि लिख देता है तो बात हमारी रोचक बन जाती है। तो समझ गए होंगे, काव्य कवि प्लस यह से मिला है। कवि जानते हो कविता करने वाला, जो कविता करता है वो कवि होता है। इसमें यह प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? काव्य बन गया। और यह प्रत्यय कोई ना कोई वंश या संतान का सूचक है। तो इस कवि से, वंश से उत्पन्न काव्य होता है। काव्य को कहते हैं पद्य और पद्य को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो ये बढ़िया अच्छा प्रश्न पूछा था, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि काव्य पंक्ति में, काव्य पंक्ति में, तो समझ लेना काव्य पंक्ति हो, चाहे कविता हो, चाहे पद्य हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब आगे इस उदाहरण अलंकार के बारे में जानकारी कर लेते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई है, समझ भी गए होंगे। दो पंक्ति आएंगी इस उदाहरण में। पहली पंक्ति वास्तव में सामान्य बात होगी, सामान्य रूप से कही जाएगी, और उस सामान्य रूप से कही गई बात को समझाने के लिए कोई ना कोई बढ़िया उदाहरण दिया जाएगा। उदाहरण भी कैसा? जो संसार में प्रसिद्ध हो। अब देखिए, इस परिभाषा को हम इस उदाहरण से स्पष्ट कर लेते हैं। उदाहरण देखो, नंबर 1, सुख बीते दुख होत है, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होए। सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होए। दिवस गए दिवस गए यों। दूसरा दोबारा सुने, सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होए। दिवस गए यों निशी उदित।
देखो ऊपर की पंक्ति है ना, वो इससे मेल खाएगी। दिवस गए यो निशि उदित, निशिगत दिवस उदोत, निशिगत दिवस उदोस, निशिगत। ये देख लो आप, परिभाषा बताया था कि पहली पंक्ति में सामान्य बात कही जाएगी। इसमें सामान्य बात देखिए, सुख बीते दुख होते हैं। सुख जब चला जाता है व्यक्ति के जीवन में, दुख शुरू हो जाते हैं, चाहे वो कितने भी समय के हो। दुख बीते सुख हो, जब दुख खत्म हो जाते हैं सुख शुरू हो जाता है। ये प्रकार से इस पंक्ति में कोई ना कोई सामान्य बात कही गई है। फिर लिखा था परिभाषा में, इस सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात कही जाती है या जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। तो देखो नीचे की पंक्ति में एक विशेष बात के साथ साथ जग प्रसिद्ध उदाहरण भी है। दिवस गए, देखो सुख बीते दुख होत, दिवस गए, जब दिन चला जाता है तब क्या होता है, निशि उदित, चंद्रमा उगता है। चंद्रमा अपना चांदनी बिखेरता है। निशिगत दिवस दो, जब चंद्रमा चला जाता है, जब दिन निकल आता है। ये सामान्य बात थी ऊपर में। नीचे इससे मिलती जुलती एक संसार प्रसिद्ध बात बताई गई है। तो सीधी सी बात है, ऊपर की पंक्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरी पंक्ति में कोई न कोई उदाहरण दिया जाता है। और उदाहरण भी कैसा, जो संसार में प्रसिद्ध हो, वहाँ पर हमारा उदाहरण अलंकार होता है। एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा आपका क्लियर। देखो उदाहरण नंबर 2, सबहि सहाय सबल के को ना निबल सहाय। पवन जगावत आग को दीप ही दे बुझाए। ये आप काव्य पंक्ति देखें। सबई सहाय सबल के को ना निबल सहाय, पवन जगावत आग को दीपई देत बुझाए। उदाहरण अलंकार है कैसे देख लो। परिभाषा से मिलान कर लेना। परिभाषा में बता दिया था कि पहली बात सामान्य कही जाएगी। तो देख लो सामान्य बात है, सबही सहाय सबल के, प्रत्येक व्यक्ति जो सबल होता है, जो सक्षम होता है, उसी की सहायता करता है। को ना निबल सहाय, कोई व्यक्ति निर्बल की सहायता करता ही नहीं है। ये एक सामान्य बात है। और आजकल ये व्यवहारिक बात है। जो जितना सबल होता है ना, उसकी लोग बाग ज़्यादा ही प्रशंसा करते हैं, उनकी ज़्यादा ही समस्याओं को हल करते हैं, उनको ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं, उनकी ख्याति बढ़ाते हैं। ये सामान्य बात हो गई आजकल। को ना निर्बल सहाय, और निर्बल की सहायता करने वाले बहुत कम होते हैं। आप ये माने कोई होता ही नहीं है। आप अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, समाज में, गांव में देख लेना। जो जितना सक्षम है उसका लोग ज़्यादा आदर करते हैं। जो बेचारा गरीब है उसके लोग बड़ा आदर नहीं करते, उसको और हे दृष्टि से देखते हैं। तो ये सामान्य बात है ऊपर वाली कि सबई सहाय सबल के, सभी व्यक्ति सहायता सबल की करते हैं। को ना निर्बल सहाय, कोई भी निर्बल की सहायता नहीं करता। ये सामान्य बात। अब बताया था परिभाषा में कि सामान्य बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात कही जाती है या फिर कोई विश्व प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये विशेष बात भी है और संसार का एक अनोखा उदाहरण भी है। पवन
आप सभी जानते हो हवा को कहते हैं, आग सभी जानते हैं अग्नि को कहते हैं, दीप ही दिए को कहते हैं जो घरों में जलाया जाता है, दीपावली पर जलाया जाता है। तो दिए के बड़ा उल्टा राग है। पवन बड़ी शक्तिशाली है और आग भी बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन आग की तुलना में ये बेचारा दीपक है ना, ये कैसा है, निबल है। और अग्नि कैसी है, ये बेचारी सबल है। अब देखो संसार का उदाहरण, पवन जो हवा है शक्तिशाली है, और जो शक्तिशाली है ना आग, पवन जगावत आग को, अग्नि को तो और भयंकर पैदा कर देती है। क्यों, अग्नि शक्तिशाली है, पवन शक्तिशाली है। दीप ही देह बुझा, और बेचारा छोटा सा दीपक उसको क्या कर देती है, वो बुझा देती है। अब स्पष्ट हो गया होगा कि जब पहली पंक्ति सामान्य हो, उसको उदाहरण के तौर पर कोई विश्व प्रसिद्ध बात कही जाए, वहाँ पर हमारा उदाहरण अलंकार होता है। अगला, उदाहरण नंबर 3 देखो, ज्यों रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे कै लगे जो मेहंदी के रंग। ये उदाहरण देखो आप, ये कवि रहीम का एक दोहा है। जो रहीम रस होते उपकारी के संग, कवि रहीम कहते हैं कि जो उपकारी व्यक्ति होता है, उपकारी जो भलाई करता है, भला आदमी है, किसी की बुराई नहीं करता, उसके साथ रहने में भी रस होता है। रस जानते हो, कक्षा 11 में पढ़ेंगे, आनंद। उपकारी व्यक्ति के साथ रहने में बड़ा रस होता है। कहें मतलब उपकारी व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपकी भी प्रशंसा उसके साथ रहने से ही हो जाएगी। मतलब आपको भी लोग एक अच्छा और नेक आदमी समझ लग जाएंगे। किसके कारण? केवल संगति के कारण। एक सामान्य बात है ये कवि रहीम लिखा है। अब इसका एक उदाहरण देख लो, विश्व प्रसिद्ध, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। समय बीत चुका है, स्थितियां बदल गई हैं। पहले जब घर में कोई शादी विवाह होता था या स्त्रियां जब कभी मेहंदी लगाती थीं तो मेहंदी के हरे हरे पत्ते तोड़ के लाते थे और उसको जो घरेलू उपकरण हैं, घरेलू उपकरण जिसे सिल और बटना कहते हैं, उस पर बांटते थे, उसको पीसते थे। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए। लेकिन उसे क्या विशेषता थी कि वो बांटना, जो बांटने वाला है, उसको पीसने वाला है ना, उसके भी हाथ लाल हो जाते थे। अर्थात उनके हाथों में भी मेहंदी का प्रभाव दिखाई देता था। कैसा प्रभाव? जिस प्रकार उपकारी व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति रहता है ना, उस पर उपकार का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसे ही मेहंदी बांटने वाले के हाथ में भी मेहंदी का रंग लग जाता है। तो सामान्य बात थी पहले। इसके अलावा ये संसार प्रसिद्ध बात है ये, क्योंकि मेहंदी कोई बांट के देख लें कि दूसरे के लिए, अपना कोई काम है या नहीं, लेकिन जो बांटेगा ना उसके हाथ भी कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। तो बस उदाहरण अलंकार क्लियर हो गया होगा। बड़ा सीधा है, पहले सामान्य बात होती है, उससे ही मिलती जुलती विश्व प्रसिद्ध बात या कोई विशेष बात नीचे की पंक्ति में दिखाई दी जाती है, वहाँ पर हमारा उदाहरण अलंकार होता है। और मैंने आपको प्रारंभ के वीडियो में बताया था कि एक एक काव्य पंक्ति में अलंकार दो दो हो सकते हैं। इस काव्य पंक्ति में भी दो अलंकार हैं। एक तो देखो यही है जो बता रहे हैं आपको उदाहरण, एक देखो संग और रंग लास्ट में भी तुक मिल रही है।
जहाँ तुक मिलती है मैंने बताया था वहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होता है, लेकिन परीक्षा के समय कोई सा लिख देना, नंबर समान मिलेंगे। जो लिखें उसी का नीचे कर देना क्या, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब जो हम आपको बोल रहे हैं ना समझाने के लिए, वही आपको इसके नीचे कोई भी चिन्ह बना के, चाहे स्पष्टीकरण लिख करके, चाहे व्याख्या लिख करके, जो हम आपको समझाते हैं ना वो लिख देना। इसका कैसे लिखेंगे, आप उत्तर लिख दिया कि उदाहरण अलंकार है, चलो ठीक है, आपके परीक्षा में 2 नंबर का आता है। आप लिख दिया उदाहरण अलंकार है तो आपको 1 नंबर तो यहाँ मिल गया। कुछ बच्चे जल्दबाजी में या समय अभाव के कारण या पता नहीं क्या करते भूल जाते हैं, इधर लिख करके छोड़ देते हैं, और जब बाहर आके आते हैं कहते हैं ये तो मेरा बिल्कुल सही है। घर जाके मिलाते कि नोट्स में किसी पासबुक में ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन नंबर कम मिलते हैं, कम क्यों मिलते हैं कि 2 नंबर का पूछा गया है, आपने 1 नंबर का तो लिखा है। दूसरा नंबर लाने के लिए और अलंकार है, लेकिन कैसे, अब समझा देना कि इस काव्य पंक्ति में पहली पंक्ति में सामान्य बात कही गई है और दूसरी पंक्ति में उससे मिलती जुलती, उसको समझाने की दृष्टि से कोई विशेष बात या जग प्रसिद्ध बात कही गई है, अतः यह उदाहरण अलंकार है। ऐसे लिख देना, आपको 1 नंबर फिर मिल जाएगा। आगे और समझें, आपका एक अलंकार और शेष है। इस तरह आज आपका जो सीनियर का अलंकार का जो टॉपिक है ना टोटल, वो आज समाप्त हो जाएगा है। अब इसके अलंकार अगला शुरू करते हैं। इसके उदाहरण 3 आपको बहुत दे दिए, इसके अलावा आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन आपको तो केवल पहचान करनी है। उस पहचान के आधार पर ही आप अलंकार का नाम लिख देना है। अब लास्ट अलंकार है आपकी कोर्स का विरोधाभास। ये अलंकार का नाम है। अब विरोधाभास के बारे में समझ लो। ये अलंकार ही पूरा का पूरा शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है विरोध और दूसरा है आभास। पहला विरोध, दूसरा आभास। इसका मतलब है किसी काव्य पंक्ति में विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध का आभास होगा। विरोध बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन विरोध का क्या होगा, आभास होगा। जहाँ आभास हो विरोध का, वहाँ होता है हमारा विरोधाभास अलंकार। आपके कोर्स में हिंदी की बुक में एक हरवंश राय बच्चन की कविता है जिसका नाम है आत्म परिचय। वो पूरी की पूरी कविता इस विरोधाभास अलंकार से भरी पड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर पेपर में पूछा जाए, आप कविता के उदाहरण भी लिख सकते हैं, अपनी बुक के ही सब के सब सही माने जाएंगे। अब इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं। देखो परिभाषा में, जहां 2 वस्तुओं में परस्पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का सा आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दो वस्तु होंगी और दोनों वस्तुओं में परस्पर विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध का सा आभास होगा, इसीलिए नाम क्या हो गया, विरोधाभास। जो आपको परिभाषा बताई है वो उदाहरणों से मिलान कर लेना, बिल्कुल सटीक बैठेगी। उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 1, ये आपकी ही जो पाठ्य पुस्तकों से लिया गया है। मैं
शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हरवंश राय बच्चन की कविता के लाइन है ये। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आप देखो विरोध हो गया, वाणी कैसी है? शीतल, लेकिन शीतल में क्या पैदा कर दी? आग। ऐसा होता ही नहीं है। शीतल है और आग, ये तो एक दूसरे के विलोप हो गए। लेकिन कवि का मानना है उसकी वाणी बड़ी शीतल है, लेकिन उसके अंदर के जो विचार हैं कवि के, वो कैसे हैं? अग्नि के समान है। लेकिन विरोध नहीं है। फिर विरोध का से क्या हो रहा है? इसमें आभास हो रहा है। इसलिए अलंकार कौन सा है? विरोधाभास है। अगला उदाहरण देखें। वो हरवंश राय बच्चन का ले लेते हैं। मैं निज रोदन, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। इसको भी समझ लो, वो कवि की कविता है। रोदन और राग, रोदन कहते हैं रोने को और राग कहते हैं गाने को। तो देखो अंतर हो गए ना। रो भी रहा और गा भी रहा, ऐसा होता ही नहीं है। रोने वाले व्यक्ति तो रोएगा ही, गाएगा थोड़ी। गाते कब हैं? जब प्रसन्नता में होते हैं। लेकिन कवि का यहाँ पर अलग ही विचार है। विचार क्या है? वो जब आप लेसन पढ़ेंगे ना पूरा समझ आएगा। उनकी पूरी आत्मकथा है, ये छोटी सी है लेकिन अच्छा लिखा उन्होंने। कवि कहता है मैं निज रोदन में राग लिपटता हूँ कि मैं, मेरे मन में बड़े बड़े दुख हैं, बहुत दुख हैं, लेकिन दूसरों के सामने तो मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ, राग में रहता हूँ, गीतों में रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। तो देखिए विरोध नहीं है, लेकिन कवि के मन में विरोध का सा आभास है। इसलिए अलंकार भी विरोधाभास है। अन्य उदाहरण और देखें। ये तो आपके कवि के थे जो आपके कोर्स में, जो आपकी बुक में दे रखे हैं। कुछ अन्य उदाहरण और हैं, उनको भी एक दो को देख लो। सुधी आए सुधी जाए। उदाहरण छोटा सा है, देखो। एक तो सुधी कहते हैं ध्यान, जैसे अपनी भाषा में कहते हैं कुछ याद आ गया, याद आ गई, याद आने से याद चली गई। विरोध हो गया ना आपस में दोनों में कि याद आ गई, चली कैसे गई? इसका मतलब है याद आने से याद जा रही हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन विरोध का आभास है कि किसी की याद की कभी ने और किसी को भूल गया, लेकिन विरोध नहीं था, उसका विरोधाभास, विरोध का सा आभास हो गया। इसलिए यहाँ पर भी अलंकार हमारा विरोधाभास हो जाएगा। अगला उदाहरण देखो। ज्यों ज्यों वृद्ध हो तो, ज्यों ज्यों वृद्ध हो तो, त्यों 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 स्वस्थ होत जाए। ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जाए ज्योति। देखो एक लाइन समझ लो। अगली लाइन इसी में हो रहा है, जगमंद हिंद बार हिंद को सहारो है। अगली लाइन है, ठीक है। इसमें तो अलंकार इसी लाइन में पूरा है। आपको पता लग रहा होगा कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आ रही है वैसे वैसे ही स्वस्थ हो रहा है कोई। ये बात गले नहीं लगती है, सही नहीं लगती कि वृद्ध व्यक्ति स्वस्थ कैसे हो जाएगा। वृद्ध तो धीरे धीरे करके अस्वस्थ होता ही चला जाता है। लेकिन यहाँ कवि ने पता क्या किया है, ये महात्मा गांधी के बारे में कविता लिखी है कि जैसे जैसे महात्मा गांधी बुजुर्ग होते चले गए थे ना, वैसे वैसे ही उनकी जो ज्योति थी, अर्थात यहाँ ज्योति का मतलब किसी प्रकाश से उससे नहीं है, उनकी जो समझ थी वो कैसी होती चली गई, वो स्वस्थ होती चली गई। तो विरोध नहीं है, विरोध का सा केवल क्या है, आभास है। जहाँ विरोध का सा आभास हो, अलंकार सभी जान गए होंगे, विरोधाभास अलंकार होता है।
हाँ, आपको आज जितने भी अलंकार थे आपके कोर्स के सब छोटे छोटे रूप में बता दिए गए हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए आपको अपने पास जो भी कोई बुक है काव्यांग परिचय की, उनमें आपको पढ़ने होंगे। और फिर भी आपको समस्या हो तो आपके लिए हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, आज आपका अलंकार का 2 अंक का टॉपिक कंप्लीट है। बड़े सरल उदाहरण दिए गए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको तो क्या करना है, कुछ समझना है, रटना नहीं है। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी जो हमने उदाहरण पढ़े हैं या किसी पासों को देखे हैं उनमें से नहीं आते, वो अन्य पुस्तकों से ले लेते हैं। जिनको परिभाषा क्लियर है, उनके नियम जो बताए गए हैं पहचान के वो क्लियर हैं, तो उसका कभी भी गलत नहीं होगा। 2 नंबर का आता है, 1 नंबर नाम लिखने का, एक उसके समझाने का। चलो आज जितना ही बहुत है, अगली क्लास में कोई अगला टॉपिक ले लेंगे।